हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए एक अभ्यास सीरीज चला रहे हैं मैराथन क्लास के रूप में, जिसमें हम परीक्षा में किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम व्यावसायिक अध्ययन के प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे और जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है अनुशासन। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। यदि हम फर्स्ट प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक शक्ति है? किसने अनुशासन को एक शक्ति माना है? कैलहून, उर्विक, पीटर एफ ड्रकर या मार्शल? तो इसका आंसर होगा कैलहून। कैलहून ने अनुशासन को क्या माना है? एक शक्ति माना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको हर क्लास में कह रहा हूं कि आपको ये याद करने होंगे। परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न और कथनों से संबंधित जो प्रश्न हैं ये तो आपको याद ही करने होंगे। तो अनुशासन को एक शक्ति किसने माना है? कैलहून ने माना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से अनुशासन का प्रकार है। अनुशासन धनात्मक होता है, अनुशासन ऋणात्मक होता है, अनुशासन प्रगतिशील होता है। ये तीनों ही अनुशासन के प्रकार हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। भाई अनुशासन धनात्मक भी होता है। धनात्मक से मतलब है इसके अंदर जो कर्मचारी होता है वो उसको स्वयं संस्था के नियमों और प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऋणात्मक अनुशासन में जो कर्मचारी होते हैं उनको दंड का भय दिखाकर संस्था के नियमों को अपनाने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रगतिशील अनुशासन जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक का क्या है? मिला जुला रूप है। यानी कि इसमें कर्मचारियों को प्रेरित भी किया जाता है और गंभीर अपराध करने पर दंड भी दिया जाता है। तो ये तीनों ही जो है अनुशासन के क्या हैं? प्रकार हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, किसी भी संगठन में अनुशासन के क्या क्या लक्षण हैं, यानी कि अनुशासन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अनुशासन आत्मनियंत्रण, यानी कि बिल्कुल अनुशासन को आत्मनियंत्रित अपने आप को आत्मनियंत्रित करके भी अपनाया जा सकता है। ये अनुशासन का लक्षण है। अनुशासन नकारात्मक भी होता है, यानी कि दंड वगैरह के द्वारा नियमों को बाध्य करना नकारात्मक अनुशासन कहलाता है। कर्मचारियों को प्रेरित कर कर अनुशासन संस्था के नियमों को मनवाना ये धनात्मक अनुशासन कहलाता है। तो अनुशासन आत्मनियंत्रण से भी स्थापित किया जा सकता है, ये अनुशासन की विशेषता है। अनुशासन नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक रूप से भी स्थापित करवाया जा सकता है, ये भी अनुशासन की विशेषता है। अनुशासन को धनात्मक रूप से भी स्थापित कराया जा सकता है, ये भी अनुशासन की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक प्रकार की सजा या दंड है? निम्न में से किसके अनुसार अनुशासन एक प्रकार की सजा या दंड है? ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, वेबस्टर शब्दकोश, ड्रकर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा वेबस्टर शब्दकोश। तो ये प्रश्न आपको थोड़े से याद करने होंगे। नेक्स्ट देखिए, संस्थान द्वारा बनाए गए नियमों की कर्मचारियों द्वारा पालना करना कहलाता है। यानी कि कर्मचारी यदि संस्था के नियमों की पालना करते हैं तो ये कहलाता है अनुशासन। संस्था के नियमों की पालना करना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डैश एक प्रशिक्षण है जो व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक करता है, व्यक्तिगत व्यवहार को नम्र बनाता है तथा व्यक्तिगत व्यवहार को शुद्ध करता है। तो अनुशासन एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को क्या किया जाता है? जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को ठीक किया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार को नम्र बनाया जाता है, व्यक्ति के व्यवहार को शुद्ध किया जाता है। तो अनुशासन क्या है? एक प्रशिक्षण है।
तो ये याद रखना है। अनुशासन एक प्रशिक्षण है जो व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक करता है, नम्र करता है तथा उसके व्यवहार को शुद्ध बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सजा या दंड के भय से जिस अनुशासन का पालन किया जाता है वह है ऋणात्मक अनुशासन। क्योंकि मैं आपको शुरुआत में भी बता चुका हूं कि सजा या दंड का भय दिखाकर नियमों की पालना कराना किस प्रकार का अनुशासन कहलाता है? ऋणात्मक अनुशासन कहलाता है। किस प्रकार का अनुशासन कहलाता है? ऋणात्मक अनुशासन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा अनुशासन वांछनीय है पर कम पाया जाता है? धनात्मक अनुशासन वांछनीय है लेकिन कम पाया जाता है। तो धनात्मक अनुशासन जो होता है वो संस्था में बहुत ही कम पाया जाता है। ज्यादातर संस्थाओं के अंदर ऋणात्मक या प्रगतिशील अनुशासन ही देखने को मिलता है। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो अधिकतर संस्थाओं में अनुशासन का कौन सा प्रकार अपनाया जाता है? प्रगतिशील। तो वांछनीय तो धनात्मक है मानवीय दृष्टिकोण से, लेकिन ये बहुत ही जो है कम संस्थाओं में देखने को मिलता है। ज्यादातर संस्थाओं के अंदर ऋणात्मक या प्रगतिशील, और आजकल यदि वर्तमान की बात करें तो अधिकतर संस्थाओं के अंदर प्रगतिशील अनुशासन देखने को मिलता है, क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक का क्या है? मिला जुला रूप है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस अनुशासन का उद्देश्य दूसरों को डराना है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। क्योंकि दंड या सजा का भय दिखाकर नियमों की पालना कराना ऋणात्मक कहलाता है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा। तो निम्न में से किस अनुशासन का उद्देश्य दूसरों को डराना है? ऋणात्मक अनुशासन। धनात्मक व ऋणात्मक दोनों अनुशासनों की अति से बचाने हेतु मध्यम मार्ग कौन सा है? प्रगतिशील अनुशासन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि धनात्मक और ऋणात्मक अनुशासनों का जो मिला जुला रूप है वो है प्रगतिशील अनुशासन। और ये क्या है? इन दोनों की अति से बचाने के लिए क्या है? एक मध्यम मार्ग है। नेक्स्ट देखिए, अनुशासनहीनता के लिए जिम्मेदार होते हैं केवल प्रबंधक, केवल कर्मचारी, ए व बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए व बी दोनों। क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा अनुशासनहीनता के लिए कर्मचारी जिम्मेदार हों, कभी कभी प्रबंधक भी जिम्मेदार होते हैं। तो अनुशासनहीनता के लिए दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं, प्रबंधक भी जिम्मेदार हो सकते हैं और कर्मचारी भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ए व बी दोनों। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण प्रबंधकों की ओर से नहीं है? निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण प्रबंधकों की ओर से नहीं है? अपर्याप्त पर्यवेक्षण यानी कि इनसफिशिएंट सुपरविजन, यानी कि अगर प्रबंधक अपर्याप्त पर्यवेक्षण करते हैं तो कर्मचारियों में नियमों को तोड़ने की आदत पनप जाएगी। लेकिन अगर प्रबंधक अपने कार्यों का पर्यवेक्षण ठीक ढंग से करते हैं तो कर्मचारी नियमों को नहीं तोड़ पाएगा। तो अपर्याप्त पर्यवेक्षण तो अनुशासनहीनता का कारण प्रबंधकों की ओर से है। प्रेरण का अभाव, यानी कि अगर प्रबंधक कर्मचारियों को मोटिवेट नहीं करते तो वो संस्था के नियमों को फॉलो नहीं करते। तो प्रबंधकों की जिम्मेदारी है कि वो संस्था के नियमों की पालना करने के लिए कर्मचारियों को मोटिवेट करें। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो अनुशासनहीनता आएगी। तो ये भी प्रबंधकों की ओर से क्या है? कारण है अनुशासनहीनता का। पक्षपात, यदि जो प्रबंधक हैं वो कर्मचारियों के साथ पक्षपात करते हैं तो जिस कर्मचारी के साथ पक्षपात किया जा रहा है वो नियमों की अवहेलना करेगा। काम पर नशे में आना, ये कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है, प्रबंधकों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। तो प्रबंधकों की ओर से अनुशासनहीनता के ये 3 कारण हैं। काम पर नशे में आना ये कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है
और ये बहुत ही गंभीर अपराध है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण श्रमिकों की ओर से नहीं है? कार्य कार्यवाही में लापरवाही या कार्य में लापरवाही बिल्कुल कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है। काम पर नशे में आना कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है। कर्मचारी का परिवेश बिल्कुल कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है। अनुशासन संहिता का अभाव, अनुशासन संहिता का मतलब है कि अनुशासन संहिता प्रबंधक बनाते हैं, और यदि प्रबंधकों ने अनुशासनहीनता बनाई ही नहीं है तो कर्मचारी उसे फॉलो भी नहीं करेंगे। तो ये कर्मचारियों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण नहीं, प्रबंधकों की ओर से अनुशासनहीनता का कारण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, अनुशासनहीनता से बचने के लिए क्या उपाय अपनाने जाने चाहिए? शिकायत की शीघ्र सुनवाई हो, बिल्कुल, अगर कोई कर्मचारी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत की शीघ्र सुनवाई होनी चाहिए, ये अनुशासनहीनता से बचने का उपाय है। बेहतर संचार व्यवस्था होनी चाहिए, यदि आपकी संस्था में बेहतर संचार व्यवस्था है तो सभी कर्मचारी अनुशासन यानी कि नियमों का पालन करेंगे, ये भी एक सुझाव है। नियमों में पारदर्शिता होनी चाहिए, अगर नियमों में पारदर्शिता होगी, सभी नियम सभी पर समान रूप से लागू होंगे तो अनुशासनहीनता नहीं होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी वो उपाय हैं जिनके द्वारा संस्था के अंदर अनुशासन को कायम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से अनुशासनहीनता कार्यवाही की प्रक्रिया का सही क्रम होगा? भाई, अगर किसी कर्मचारी के ऊपर अनुशासनहीनता के लिए कार्यवाही करनी है तो उस प्रक्रिया का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले उस कर्मचारी को क्या दी जाएगी? चार्ज शीट दी जाएगी। क्या दी जाएगी? चार्ज शीट दी जाएगी। तो यानी कि थर्ड पहले आएगा। उसके बाद चार्ज शीट देने के बाद उस कर्मचारी को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इसका अवसर दिया जाएगा सुनवाई का, तो फिर 1 नंबर आएगा। फिर उसको उसकी बात सुनने के बाद उस पर लगे आरोपों की जांच पड़ताल की जाएगी। क्या की जाएगी? जांच पड़ताल की जाएगी, तो फिर 2 नंबर आएगा। उसके बाद गवाह तथा तथ्यों के आधार पर, यानी कि जांच पड़ताल में जो भी तथ्य सामने आए उसके आधार पर उसे दंड दिया जाएगा, तो चौथा नंबर इसके बाद आएगा। फिर संबंधित कर्मचारी एवं पर्यवेक्षक को सूचित किया जाएगा, जो भी दंड उसको दिया गया है उससे उसको परिचित कराया जाएगा कि भाई आपको ये पनिशमेंट दिया जाता है, या फिर उसका जो सुपरवाइजर है उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस कर्मचारी के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई की गई है। और यदि जांच के दौरान आवश्यक हो तो लास्ट में कर्मचारी को निलंबित भी किया जा सकता है। तो अनुशासन की जो कार्रवाई होती है उसकी प्रक्रिया का सही चरण क्या है? 3, 1, 2, 4, 5। तो 3, 1, 2, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो राइट है। ऑप्शन 2 जो है वो क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय उद्योगों के लिए एक आदर्श अनुशासन संहिता किस तिथि से लागू की गई? ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। 1 जून 1958 से। तो भारतीय उद्योगों के लिए एक आदर्श अनुशासन संहिता 1 जून 1958 से क्या की गई? लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुशासन में गर्म स्टोव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डगलस मैकग्रेगर द्वारा। गर्म स्टोव का नियम क्या कहता है कि जिस प्रकार गर्म स्टोव को छूने से हाथ का जलना तय है, या लाल स्टोव को छूने से आग हाथ का जलना क्या है? तय है। उसी प्रकार किसी भी नियम की अवहेलना करने पर दंड मिलना क्या है? तय है। यानी कि किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसने नियमों की अवहेलना की है तो उसे दंड जो है अवश्य रूप से दिया जाएगा।
इसे ही गर्म स्टोव का नियम कहते हैं। और इस नियम को प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? डगलस मैकग्रेगर। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्म स्टोव का नियम डैश से संबंधित है? अनुशासन से संबंधित है। बिल्कुल, गर्म स्टोव का नियम किससे संबंधित है? अनुशासन से संबंधित है। अनुशासन की अवधारणा आधारित है पारस्परिक पारस्परिक समझ एवं सहयोग पर। भाई अगर पारस्परिक समझ एवं सहयोग है तो संस्था के अंदर अनुशासन रहेगा। तो अनुशासन की अवधारणा किस पर आधारित है? पारस्परिक समझ एवं सहयोग पर। यानी कि अनुशासन के द्वारा प्रबंधक और कर्मचारियों के बीच में पारस्परिक सहयोग एवं संबंध क्या है? समझ जो है वो उत्पन्न की जाती है। तो अनुशासन की अवधारणा का जो आधारित है वो पारस्परिक समझ एवं सहयोग पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट, निर्देश की पालना हेतु आदेश लागू करवाना है अनुशासन। किसी भी निर्देश को की पालना कराने के लिए आदेश को लागू करवाना क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रमुख अपराध की श्रेणी में आता है झूठ बोलना, धोखा देना, गलत तथ्य प्रकट करना, बेईमानी करना और काम पर नशे में आना। ये भी जोड़ लेना। तो ये सभी क्या है? गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी कि झूठ बोलना, धोखा देना, गलत, यदि कोई कर्मचारी झूठ बोलता है, संस्था को धोखा देता है, संस्था के सामने गलत तथ्यों को प्रकट करता है, संस्था के अंदर बेईमानी करता है, तो इन सभी को कौन सी अपराध की कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? प्रमुख अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। और यदि वो काम पर नशे में आता है तो उसे भी प्रमुख अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर्मचारियों के उस पैनल को क्या कहा जाता है जो अनुशासनात्मक कार्यवाही का मूल्यांकन करता है, उसकी समीक्षा करता है और निर्णय लेता है। यानी कि कर्मचारियों का वो पैनल जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है उसका मूल्यांकन करता है, समीक्षा करता है और निर्णय लेता है। यानी कि वो देखता है कि जो भी दंड दिया गया है वो सही है या नहीं है, उचित है या नहीं है। तो इस तरह की समीक्षा करने वाला कर्मचारियों का जो पैनल है वो कहलाता है साथी समीक्षा पैनल, क्योंकि ये कर्मचारियों से ही बनाया जाता है। तो किसी कर्मचारी के खिलाफ अगर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है तो कर्मचारियों के द्वारा ही उस अनुशासनात्मक कार्रवाई का मूल्यांकन किया जाएगा कि उस कर्मचारी को जो दंड दिया गया है वो सही है या नहीं है। तो इसलिए इसे कहते हैं साथी समीक्षा पैनल। क्या कहते हैं? साथी समीक्षा पैनल, क्योंकि वो कर्मचारियों का ही पैनल है। नेक्स्ट, अनुशासन के लिए सकारात्मक विधि में दूसरा चरण क्या है? यानी कि धनात्मक अनुशासन में दूसरा चरण है लिखित चेतावनी। यानी कि पहले मौखिक चेतावनी दी जाएगी, फिर लिखित चेतावनी दी जाएगी, फिर निलंबित किया जाएगा। तो सकारात्मक विधि में दूसरा चरण क्या होता है? लिखित चेतावनी। निम्न में से कौन सा लघु अपराध की श्रेणी में नहीं आता? थोड़ी देर से आना लघु अपराध है, कभी कभार देर हो जाती है। जिससे लगभग ना के बराबर क्षति पहुंचे, यानी कि जिससे संस्था को गंभीर नुकसान नहीं हुआ है, ना के बराबर नुकसान हुआ है, तो ये भी आपके लिए क्या है? लघु अपराध है। हल्की सी लापरवाही की है, गंभीर लापरवाही नहीं की है, ये भी लघु अपराध है। लेकिन नशे में कार्य पर आना ये गंभीर अपराध है, तो ये लघु अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्या है? इसके अनुसार अनुशासन वह है जैसा नेतृत्व उसे बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है ये कि अनुशासन वही, आपकी संस्था का अनुशासन वही होगा जैसा आप उस बनाना चाहोगे। तो अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रबंधकों की होती है। तो एक तरीके से अनुशासन वह है जैसा नेतृत्व उसे बनाता है। ये कथन किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये कक्षा भी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लासेस किस तरीके की लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं लेकर आऊं। और हमारे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो। अब इन प्रश्नों की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।